Hello everyone. So welcome to the next lecture of Human Eye and the Beautiful World. देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्रिज्म और किस तरह से रेनबो की फॉर्मेशन होती है और रेनबो किस किस टाइप का होता है. प्राइमरी रेनबोज बनते हैं, सेकेंडरी रेनबो बनते हैं, उसमें जो कलर का ऑर्डर होता है वो रेड से ब्लू होता है या ब्लू से रेड होता है. ठीक है, अब रेनबोज के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताता हूँ. अगर आप कभी भी रेनबो की तरफ जाने की ट्राई करें कि आप रेनबो तक पहुंच जाएंगे, तो आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते. जिस स्पीड से आप रेनबो की तरफ जा रहे हैं उसी स्पीड से रेनबो भी आपसे दूर जा रहा है. तो आपके और रेनबो के बीच में जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहता है. ठीक है, तो आप कभी भी रेनबो के ओरिजिन पे, जहाँ पर वो आपको लग रहा है कि यहाँ ग्राउंड से लेके उस पॉइंट तक, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रेनबो बन रहा है, तो मैं भाग के जाऊंगा तो यहाँ तक इस एंड को मैं ढूंढ लूँगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता. यू कैन नेवर फाइंड द स्टार्टिंग और द एंडिंग पॉइंट ऑफ एनी रेनबो. जिस स्पीड से आप उसकी तरफ जाते हैं उसी स्पीड से रेनबो भी आपसे दूर जाता है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. देखिए रिफ्रैक्शन का बेसिक आपने प्रीवियस चैप्टर में लाइट में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि रिफ्रैक्शन क्यों होती है. जब भी आप एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जाते हैं, मतलब जब भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो लाइट या रेज बेंड करती हैं. अब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेंगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेंगी, ये डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है जहां आप जा रहे हैं या कम हो रहा है. ठीक है, तो देखिए दिस पैराग्राफ फ्रॉम द एनसीईआरटी. तो उससे पहले इस इमेज को देखते हैं. यहाँ पर क्या है, एक जेट यहाँ पर खड़ा है जिसका एग्जॉस्ट, अब एग्जॉस्ट बहुत गर्म होता है तो यहाँ पर जो एयर है बहुत हॉट है. ठीक है, इसके एग्जॉस्ट गैसेस की वजह से. अब इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में यहाँ पर एक और जेट है पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा. ठीक है, बहुत फ्लिकर कर रहा है. इसकी जो इमेज अगर आप देखेंगे, कभी भी आपने आग जलाई हो, आग के ऊपर जो फ्लेम के ऊपर जो एयर होती है बहुत गर्म होती है, उसके थ्रू, उसके पीछे कोई चीज़ रखी है, आप उसको फ्लेम के थ्रू देख रहे हैं तो वो चीज़ थोड़ी फ्लिकर करती हुई, वेवरिंग मतलब हिलती हुई दिखाई देती है, मतलब आपको वो क्लियर नहीं दिखाई देगी. तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न ये है कि द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर. ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एयर जो है ये क्या है, इस टाइम बहुत हॉट है. ठीक है, और हॉट होगी तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी. ठीक है, तो जब भी आप फायर जलाते हैं तो उसके इमीडिएटली ऊपर जो एयर है वो बहुत गर्म होती है और उससे जो ऊपर एयर होती है वो थोड़ी कम गर्म होती है और ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो एयर ठंडी होती जाएगी. अब हॉट एयर की बात करें तो हॉट एयर इज़ लाइट, इसकी डेंसिटी कम होती है, जबकि कूल एयर जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. तो ज़्यादा डेंसिटी का मतलब है कि जो कूल एयर होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, ज़्यादा होगा. ठीक है, तो यहाँ अगर हम फ्लेम की बात करें सपोज, ठीक है, यहाँ पर ये फ्लेम है. अब इसके इमीडिएटली ये वाला जो रीजन है यहाँ पर क्या है, हॉट एयर, इसके ऊपर एयर का टेम्परेचर कम होता जाएगा. ठीक है, तो ऊपर आप जाएंगे तो एयर कूल होती जाएगी. तो मतलब यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस एरिया में वो बहुत कम है. ऊपर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब यहाँ पर चेंज हो रहा है. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पर वो कांस्टेंट नहीं है. हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और ऊपर जो ठंडी एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इस फ्लेम के पीछे जो भी चीज़ है, जैसे यहाँ पर ये पीछे वाला जो एयरक्राफ्ट खड़ा है, उससे जो भी लाइट आ रही है आपकी आइज़ पे, वो इस बदलते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली एयर के थ्रू पास कर रही है. ठीक है, इस एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट तो नहीं है, वो लगातार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है. तो वहाँ से जो रेज आ रही हैं वो इस चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली एयर को जब क्रॉस करेंगी तो कभी वो ज़्यादा बेंड होंगी, कभी वो कम बेंड होगी, जिससे जो ऑब्जेक्ट आपको वो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा, वो थोड़ा उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो डिस्टॉर्टेड रहेंगी. ठीक है, काफ़ी फ्लिकरिंग रहेगा. ओके, दैट इज़ क्लियर.
तो सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्टेशनरी नहीं है, इसीलिए जो एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको आप फ्लेम के थ्रू देख रहे हो उसकी एपरेंट पोजीशन फ्लक्चुएट करती है कि वो कहाँ पर है, वो एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते। तो दिस वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक इफेक्ट है ऑन अ स्मॉल स्केल हमारे डे टू डे लाइफ में। अब इसका एक काफ़ी लार्जर स्केल पर अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन, दैट इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, रात को आप बोलते हैं तारे जगमगाते हैं, तो जो स्टार्स की जो ट्विंकलिंग है वो भी इसी वजह से होती है। ठीक है, तो उसको देखते हैं कि उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है। सो दिस इज़ द इमेज दैट रिप्रेजेंट्स द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के जो स्टार्स हैं वो बहुत शाइन करते हैं, मतलब ट्विंकल करते हैं। ठीक है, कभी वो बहुत ब्राइट हो जाएंगे, फिर डल हो जाएंगे, फिर ब्राइट, इस तरह से ट्विंकल करते रहते हैं। ठीक है, उनकी ब्राइटनेस घटती बढ़ती रहती है। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए जब आप किसी भी स्टार से, ये यहाँ पर स्टार हमने ले लिया एग्जाम्पल, तो स्टार से जो यहाँ पर लाइट आ रही है दैट इज़ अ स्टार लाइट। तो स्टार लाइट जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ से स्टार से लाइट आ रही है तो एटमॉस्फेयर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग में एटमॉस्फेयर में जो गैसेस की डेंसिटी होगी वो काफ़ी कम होगी, और धीरे धीरे जैसे आप अर्थ की तरफ आते जाएंगे जो एटमॉस्फेयर है वो थिक होता जाएगा, गैसेस की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर कम है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा है। तो जैसे ये स्टारलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो डेफिनेटली ये रे किस तरफ बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसलिए ये जो यहाँ से स्टारलाइट आ रही थी ये धीरे धीरे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। ठीक है, अब क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो चेंज आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वो कोई सडन चेंज नहीं है, वो बहुत ग्रेजुअल चेंज है, बहुत धीरे धीरे एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। इसीलिए ये जो बेंडिंग होती है लाइट की ये भी बहुत धीरे धीरे होती है, एकदम से नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्चुअल पोजीशन थी स्टार की, ये रे का एक्चुअल पाथ था जो डार्क लाइन में दिया गया है। पर हमारी आइज़ तक जब ये लाइट पहुँचती है और इसको जब हम स्ट्रेट लाइन में वापस ट्रेस करते हैं कि ये कहाँ से आई होगी, तो हमारी आइज़ को लगता है कि ये शायद इस पाथ से आई होगी। तो हमें स्टार की जो पोजीशन है, एपरेंट पोजीशन जो हमें दिखती है वो ये है। एक्चुअल पोजीशन थोड़ी ऑफसेट थी, ठीक है, थोड़ी इस तरफ थी, पर हमें ये पोजीशन यहाँ दिख रही है। अब जो एटमॉस्फेयर है वो भी कोई फिक्स तो नहीं है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहाँ पर भी मूवमेंट है गैसेस की, तो एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी धीरे धीरे हल्का हल्का सा चेंज होता रहता है। तो ये जो रे का पाथ है ये बिल्कुल फिक्स नहीं होगा, कभी थोड़ा सा ज़्यादा बेंड हो जाएगी, कभी थोड़ा सा कम बेंड होगी। ठीक है, तो हमारी आइज़ पे जो बार बार ये रेज पड़ रही हैं ये फिक्स एक ही पोजीशन से नहीं आ रही, तो हमें एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे स्टार नहीं दिखेगा। कभी रे थोड़ा ज़्यादा बेंड हो जाएगी तो उससे आपको थोड़ा और साइड में दिखे, थोड़ा कम बेंड हो थोड़ा इस साइड को दिखे। ठीक है, तो हमें जो स्टार की पोजीशन है वो थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएट करती रहती है। ठीक है, और क्योंकि स्टार की पोजीशन फ्लक्चुएट करेगी इसीलिए हमारी आइज़ पे जो स्टार लाइट पड़ रही है वो भी धीरे धीरे फ्लक्चुएट करती है, कभी ज़्यादा पड़ती है कभी कम पड़ती है। तो जब ज़्यादा लाइट पड़ती है तो आपको स्टार बहुत ब्राइट दिखता है, ठीक है, शाइनिंग ब्राइट, और जब कम पड़ती है तो आपको वो थोड़ा फेंट दिखता है। इसी ब्राइटनेस और फेंटनेस की वजह से जो इफेक्ट जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो ये भी क्यों है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। कि जब हम सनराइज देखते हैं कि आपको दिख रहा है कि ठीक है सन आ चुका है, हॉराइजन से ऊपर आ चुका है, आपको सनराइज दिख गया, तो एक्चुअली सन रियलिटी में अभी सनराइज नहीं हुआ है। ठीक है, आपको 2 मिनट पहले ही सन विजिबल हो जाता है, आपको सन दिखना स्टार्ट हो जाता है, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक आपको सन दिखाई देता रहता है। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, देखिए यहाँ आप खड़े हैं ऑब्जर्वर, और ये हॉराइजन आपके बिल्कुल सामने स्ट्रेट लाइन में जो पाथ दिखेगा दैट इज़ हॉराइजन। अब
जिसको क्षितिज बोलते हैं हिंदी में। अब क्या है, जब सन आपका अभी स्काई में है, ठीक है, अभी मतलब शाम नहीं हुई है, दोपहर के मान लीजिए 3 या 4 के आसपास बज रहे हैं, तो सन की पोजीशन स्काई में थोड़ी हाई है। यहाँ से जो लाइट आ रही है यहाँ तक तो पहुँची, बीच में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, ये जो ग्रे वाला एरिया है दिस इज एटमॉस्फेयर। जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर किया थोड़ी सी बेंड होगी, ठीक है, हल्की सी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मान लीजिए हल्का सा अगर बेंड हुआ भी तो इसकी पोजीशन में हल्का सा डिफरेंस आएगा। पर जब सन हॉराइजन से नीचे चला जाता है, ठीक है, जब सन हॉराइजन से नीचे चला जाएगा तो एक्चुअली आपको वो दिखना नहीं चाहिए क्योंकि हॉराइजन से नीचे जा चुका है, सनसेट हो चुका है। पर उस टाइम जब हॉराइजन के पास होता है या हॉराइजन से नीचे जा चुका है, उस टाइम जो लाइट सन से आ रही है वो ज़्यादा एरिया कवर करती है एटमॉस्फेयर का, ठीक है, तो ज़्यादा देर तक एटमॉस्फेयर में रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें ज़्यादा बेंडिंग होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी जितनी देर तक उतनी उसकी बेंडिंग होगी। तो ये वाला पाथ एटमॉस्फेयर का लंबा है, इसकी वजह से यहाँ बेंडिंग ज़्यादा होती है। इस बेंडिंग को जब आप स्ट्रेट लाइन में देखते हैं तो आपको दिखता है कि सन अभी भी यहाँ है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस एक्चुअली इतना नहीं होता जितना इस डायग्राम में दिखाया गया है, कम होता है, बट स्टिल जब हॉराइजन से नीचे जा चुका है तो रेज जो आ रही हैं वो बेंड होंगी। बेंड होने के बाद आप जब स्ट्रेट लाइन में उसको ट्रेस करेंगे वापस कि ये रे कहाँ से आई होगी, तो ये आपको लगेगा ऐसे यहाँ से रे आ रही है, तो आपको लग रहा है कि सन अभी भी हॉराइजन से ऊपर है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है कि हमें सन राइज हो रहा हो या सनसेट हो रहा हो, मतलब हॉराइजन के नीचे होगा जब भी सुबह या शाम को, तब आपको राइज होने से थोड़ा पहले ही वो दिखना स्टार्ट होगा और सनसेट होने के थोड़ी देर बाद तक वो दिखता रहेगा। सो दैट इज ऑल्सो अनदर इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि शाम के वक्त जो सन है बहुत बड़ा दिखता है साइज़ में, ठीक है, जब सूरज डूबने वाला होता है तो साइज़ उसका काफ़ी बड़ा दिखता है, ठीक है, जब वो हॉराइजन के नज़दीक होता है। और सिर्फ सूरज की बात नहीं, अगर हम मून की बात भी करते हैं तो मून इज़ ऑल्सो व्हेन इट इज़ नियर द हॉराइजन, ओके, इट लुक्स बिगर इन साइज। तो ये बड़ा क्यों दिखता है जब हॉराइजन के पास होता है? तो उसका जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन है वो भी यही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में अगर आप साइज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ ऐसा होगा जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, ठीक है, और सन को हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये सन है, ठीक है, यहाँ आपकी आइज़ हैं, आप देख रहे हैं। अब जो सनलाइट नॉर्मली आएगी वो यहाँ से साइज़ कुछ इस तरह से और उसके बाद थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगी डाउनवर्ड, ठीक है, हल्का सा डाउनवर्ड बेंड होगी, और जो यहाँ से लाइट आ रही है ये भी, और ये भी थोड़ा हल्का सा अंदर की तरफ बेंड होगी, ठीक है। तो ठीक है, अब क्योंकि ये थोड़े से बेंड हुए हैं, या इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, अब आपको दिखना चाहिए कि थोड़ा सा बेंड यहां पर हुआ है। अब इसको जब आप वापस ट्रेस करेंगे स्ट्रेट लाइन में तो ये साइज आपको कुछ यहां दिखेगा, और इसको भी ट्रेस करेंगे अगर हम तो साइज थोड़ा सा बेंड होगी तो थोड़ा सा यहाँ दिखेगा। तो एक्चुअल जो आपको सन दिख रहा है वो इस साइज़ का दिखेगा। तो ये रीज़न फिजिक्स में दिया जाता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही जो सनसेट के टाइम पे सन का साइज़ थोड़ा बड़ा दिखता है, और अगर मून भी हॉराइजन के नज़दीक है तो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा दिखता है। पर अगर हम साइंटिफिक अमेरिकन का एक आर्टिकल पढ़ें तो उस आर्टिकल के कोरिस्पॉन्डिंग कहा गया है कि ये सिर्फ एक फिजिक्स बेस्ड फिनोमिना नहीं है, इसका जो रीज़न है दैट इज़ साइकोलॉजिकल, कि हमारे साइकोलॉजी में, हमारे ब्रेन में ये चीज़ें कुछ चेंज होती हैं, ठीक है। मून रियलिटी में उतना बड़ा
दिखना नहीं चाहिए फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी, कि रिफ्रैक्शन के बावजूद भी मून का साइज या सन का साइज उतना बड़ा नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो जो साइज में चेंज आ रहा है वो सिर्फ फिजिक्स की वजह से नहीं आ रहा, वो थोड़ा हमारे ब्रेन किस तरह से उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पर वो चेंज होता है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जब आपको सन या मून आसमान में ऊपर है, ठीक है, हॉराइजन से काफ़ी ऊपर है, तो आपको दिख रहा है कि उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड है, वो दूर है, आइज उसको, ब्रेन उसको रजिस्टर करता है कि हाँ यार ये दूर है बहुत, तो ये छोटा दिखना चाहिए। पर जब वो हॉराइजन के नज़दीक आ जाता है तो आपको लगता है कि जहाँ ज़मीन ख़त्म हो रही है जस्ट उसके पीछे तो चांद है, ठीक है। हॉराइजन पे ही दिखता है ना कि जहाँ अगर आप सी में देखें सनसेट, कभी आपने देखा होगा कि सूरज डूब रहा है बिल्कुल समुद्र के पीछे, तो आपको लगता है कि बिल्कुल पानी में जा रहा है, मतलब जहाँ पर आपका पानी ख़त्म हो रहा है वहाँ आपको सूरज डूबता हुआ दिखाई देता है। तो हमारे ब्रेन को लगता है कि जहाँ ग्राउंड ख़त्म हो रहा है वहीं पे तो डूब रहा है, मतलब उतना दूर नहीं है। तो अगर ये उतना दूर नहीं है तो रिलेटिवली इसका साइज़ बढ़ना चाहिए क्योंकि नज़दीक है। तो when the moon is near the horizon or sun is near the horizon, the ground and the horizon make the moon appear relatively close. तो ग्राउंड की वजह से कि वो ग्राउंड के बिल्कुल पास है, इसकी वजह से हमारे ब्रेन को लगता है कि नहीं ये पास है तो उसका साइज बड़ा कर दो। तो ब्रेन की वजह से ब्रेन का जो साइज डिस्टेंस मैकेनिज्म है वो इसके साइज को चेंज करता है। ओके, सो दैट इज़ वन मोर रीज़न, बट मैं नहीं बोलता कि आप इसको एग्जाम में लिख के आओ कि ऐसा होता है। फिजिक्स की एक्सप्लेनेशन कुछ और है, बट डेफिनेटली बिकॉज इट्स अ आर्टिकल इन द साइंटिफिक अमेरिकन, तो डेफिनेटली इसका भी एक सब्सटेंशियल एक थ्योरी होगी, ठीक है, कि ये भी एक पॉसिबल रीज़न होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, कि लाइट स्कैटर करती है। देखिए लाइट स्कैटरिंग का अगर हम डे टू डे एग्जाम्पल देखें तो हमें स्काई ब्लू दिखता है, ठीक है, डे टाइम में तो ब्लू दिखता है, और जब सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है तो थोड़ा वो ब्लू से उसका कलर ऑरेंज की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा रेडिश उसका कलर हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत डस्ट है या बहुत दिनों से अगर बारिश नहीं हुई है तो स्काई आपको ब्लू नहीं दिखता, आपको कैसा दिखता है, वाइट दिखता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो थोड़ा ग्रेइश उसका कलर हो जाएगा। तो ये जो स्काई का कलर है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सोचने वाली बात है। जब दिन बिल्कुल साफ है, बारिश हो चुकी है, कोई डस्ट नहीं है ज़्यादा, पोल्यूशन ज़्यादा नहीं है, तो आपको क्लियर ब्लू दिखता है। पर अगर फॉग है या डस्ट है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, तो कलर वाइट हो जाता है या थोड़ा ग्रेइश हो जाता है। तो इसका क्या रीज़न है? तो इस फिनोमिना का जो मेन रीज़न है दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि किस तरह से लाइट स्कैटर होती है डिफरेंट पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करके, ठीक है। तो हमारे एटमॉस्फेयर की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर ये दो इमेजेस हैं। फर्स्ट इज़ गेटवे ऑफ इंडिया, दिल्ली में दो इमेजेस हैं। पहली इमेज ये भी दिन का टाइम है, पर इस डिस्टेंस से आपको ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है, और जो स्काई का कलर है वो भी ब्लू तो किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा है। ओके, इसका मतलब है कि यहाँ पर इस टाइम डस्ट और पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, ये आपको डायरेक्टली दिख रहा है। इस केस में हो सकता है कि रिसेंटली बारिश हुई हो और स्काईज क्लियर, ठीक है, क्लियर का मतलब कि कुछ क्लाउड्स हैं बट स्टिल कोई डस्ट या पॉल्यूशन इस टाइम उतना ज़्यादा नहीं है। तो आप इस गेटवे ऑफ इंडिया को भी क्लियरली देख सकते हैं, कलर आपको क्लियरली विजिबल है, स्काई का ब्लू कलर भी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो उन दोनों के पीछे रीज़न क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर कुछ और आपको मैं एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। देखिए ये पिक्चर है प्रोफेसर वॉल्टर लेविन की, जो MIT के प्रोफेसर रह चुके हैं फिजिक्स में, इज़ अ वेरी वर्ल्ड नोन फिगर इन फिजिक्स। अब यहाँ पर पहली इमेज में, इस इमेज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्लड लाइट रखी गई है, मतलब एक लाइट रखी गई है, ठीक है। तो जब तक इन्होंने ये धुआं इसके ऊपर नहीं डाला है तब तक आप लाइट को नहीं देख सकते। ऊपर आपको कुछ दिख रहा है, ब्लैक है, पर जैसे ही स्मोक इस लाइट के सामने आता है सडनली स्मोक का वाइट कलर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो स्मोक कैसा दिख रहा है आपको? वाइट। पर यहाँ पर लोअर इमेज में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सिगरेट्स के थ्रू सिर्फ स्मोक जनरेट कर रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर जो स्मोक का कलर है वो थोड़ा ब्लूइश है। तो ये भी सिगरेट का स्मोक है, ये भी सिगरेट का स्मोक है, ये डायरेक्टली सिगरेट से ही आ रहा है, तो ये ब्लूइश है। ये इनहेल करके फिर एक्सहेल किया गया है, मतलब सिगरेट का धुआं अंदर लेके फिर बाहर छोड़ा गया, तो अब इसका कलर वाइट दिख रहा है। इसके पीछे भी रीज़न है कि जब आप सिगरेट के धुएं को अगर इनहेल करते हैं, हमारे लंग्स में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, वो वाटर वेपर स्मोक के छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर जम जाते हैं, ठीक है, जिससे कि ये पार्टिकल का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। तो ये जो स्मोक आ रहा है इसके पार्टिकल्स का साइज़ थोड़ा बड़ा है, और यहाँ ये जो स्मोक डायरेक्टली जनरेट हो रहा है सिगरेट से, इसके पार्टिकल्स का साइज़ थोड़ा छोटा है। तो जब साइज़ बड़ा हो गया तो ये वाइट हो गया, साइज़ छोटा है तो थोड़ा ब्लूइश कलर है। तो ये भी हम देखेंगे कि साइज़ चेंज करने से क्या होता है, ठीक है। और ये इमेज यहाँ पर देखिए, ये एक क्लियर सॉल्यूशन है, ठीक है, दिस इज अ क्लियर सॉल्यूशन। बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल साफ पानी, क्रिस्टल क्लियर, कोई इम्प्योरिटी सॉल्ट कुछ भी इसमें नहीं है। अब इसके थ्रू आपने टॉर्च आप जलाई, यहाँ पे जहाँ से लाइट एंटर कर रही है वो आपको ब्राइट दिख रहा है, जहाँ से लाइट बाहर निकल रही है वो आपको दिख रहा है, पर लाइट के ट्रैवल करने का पाथ आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। इट्स टिंडल इफेक्ट बेसिकली, जो आप 12th में केमिस्ट्री के सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। तो ये चीज़ें आने वाली हैं आगे भी। तो यहाँ पर आपको लाइट का पाथ नहीं दिख रहा, पर सेकंड ये क्या है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स है, इसमें कुछ पार्टिकल्स हमने डाले हैं, कुछ सॉल्यूट मिक्स किया हुआ है, उस सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत छोटे नहीं हैं, ठीक है, उसके पार्टिकल थोड़े बड़े हैं साइज में। तो उनकी वजह से लाइट जब उनसे टकराती है, ठीक है, किसी एक पार्टिकल से लाइट आएगी, टकराएगी, टकरा के वो चारों डायरेक्शन में जाएगी। तो चारों डायरेक्शन में जाएगी, इसी वजह से आपको ये पूरा सॉल्यूशन ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कैसा ग्लो कर रहा है, ब्लूइश, रेडिश नहीं है, ब्लूइश है, ठीक है। और आपको यहाँ पर लाइट का पाथ भी दिख रहा है कि लाइट कहाँ से जा रही है। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि लाइट गई सीधा, और इसके जो मॉलिक्यूल थे वो इतने छोटे थे या पार्टिकल इतने छोटे थे कि लाइट उनसे टकरा के स्कैटर नहीं हुई। तो बहुत छोटे पार्टिकल्स हों तो लाइट उनसे टकरा के स्कैटर नहीं होती, क्योंकि टकराई नहीं, ज़्यादा कोलिजन होता नहीं है उनके साथ, ठीक है। तो पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ही छोटा भी नहीं होना चाहिए, तो लाइट यहाँ से सीधे निकल जाएगी। जब टकराएगी नहीं और इधर उधर अदर डायरेक्शन में नहीं जाएगी तो आपको कैसे दिखेगा। आप तो यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली इसकी तरफ देख रहे हैं, तो इसकी तरफ जब आप देख रहे हैं, अगर आपके आइज़ पे कोई लाइट नहीं पड़ेगी तो आपको लाइट का पाथ नहीं दिखेगा। तो लाइट यहाँ से जब स्ट्रेट जा रही है तो आपको दिखाई क्यों नहीं दे रही, क्योंकि आपकी आइज़ पे नहीं पड़ रही, वो सीधा आगे निकल जा रही है। यहाँ पर क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करके वो चारों डायरेक्शन में जा रही है। एक डायरेक्शन में आप भी खड़े हुए हैं, तो आपकी आइज़ तक वो जब वो लाइट पहुँचती है तो उसकी वजह से आपको लाइट का पाथ भी दिखता है और आपको ये पूरा सॉल्यूशन ग्लो करता हुआ भी दिखाई देता है। तो ये जो स्कैटरिंग हो रही है लाइट की बाय कैसा सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसके कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो जो आपके सिनेमा में होता है, आपके ऊपर जो प्रोजेक्टर पीछे से लगा हुआ है अंधेरे में, उसमें आप देख सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। तो जब वो लाइट डस्ट पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करती है तो चारों तरफ जाती है स्कैटर करके, ठीक है। तो वो भी एक टिंडल इफेक्ट है। ये इमेज देख सकते हैं यहाँ पर जंगल में, जैसे कि पेड़ों के बीच से सनलाइट आ रही है, तो यहाँ पर आपको ये पाथ ऑफ लाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये भी टिंडल इफेक्ट है। तो अब देखते हैं टिंडल इफेक्ट होता क्या है। देखिए, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल। तो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, स्मोक के भी हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स हैं, जिनकी वजह से ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में। डस्ट पार्टिकल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स तो ऑब्वियसली हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरह के पार्टिकल्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो जब एक बीम ऑफ लाइट इन छोटे पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करती है, अगर पार्टिकल देखो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा तब तो कुछ नहीं होगा,
ठीक है, कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। पर अगर पार्टिकल थोड़ा भी साइज़ में बड़ा है, बड़े का मतलब है माइक्रोन की रेंज में है, 10⁻⁶ मीटर की रेंज में है, अगर जैसे स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ बड़ी गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, या टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो क्या होता है, जो लाइट आ रही है उसका पाथ हमें दिखने लगता है। ठीक है, जैसे आप सडनली खिड़की खोलते हैं घर में, अंधेरे कमरे की खिड़की खोलते हैं तो लाइट जो आती है उसका पाथ दिखाई देता है, और उस पाथ में छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपको पाथ ऑफ द बीम दिख रहा है। ठीक है, यहां पर भी यही हो रहा है, इस केस में पाथ ऑफ द बीम दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि लाइट उन पार्टिकल्स के साथ कोलाइड कर रही है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट हुआ कैसे? तो जो कलर आ रहा है ना स्कैटर्ड लाइट का, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। देखिए, लाइट अगर बहुत छोटी वेवलेंथ की होगी, उसकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी है, तो उसको कोलाइड भी किसके साथ करना पड़ेगा? बहुत छोटे पार्टिकल के साथ। तो जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं वो छोटी वेवलेंथ के साथ कोलाइड करते हैं, मतलब छोटी वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे। जो थोड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी बड़ी वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे। तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। तो ब्लू लाइट को स्कैटर करने वाले पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे, रेड लाइट को स्कैटर करने वाले पार्टिकल होते हैं थोड़े बड़े। तो स्काई में बहुत सारे, देखो, डस्ट भी है, एयर मॉलिक्यूल्स भी हैं, उनसे उनका साइज इतना छोटा होता है कि वो ज़्यादा ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। तो ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर होगी, चारों तरफ जाएगी, इसीलिए हमें स्काई का कलर कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। ठीक है, अब जैसे जैसे पार्टिकल थोड़ा साइज में बड़ा होगा वो रेड लाइट को स्कैटर करेगा, तो रेडिश चीज़ें दिखने लगेंगी। ओके, और वाइट कब दिखती हैं? जब पार्टिकल का साइज इतना बड़ा हो जाए कि ब्लू रेड सारे के सारी ही स्कैटर हो जाएं। जब सारी ही स्कैटर होंगी तो सबका मिला जुला इफेक्ट क्या होगा? वाइट। ओके, तो यहां पर जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो साइज में इतने छोटे हैं कि वो ब्लू वाली वेवलेंथ को ज़्यादा स्कैटर कर रहे हैं, जिससे ब्लूइश कलर उनका आता है। पर इस केस में क्या हो गया? जब आपने स्मोक को अंदर लेके फिर बाहर निकाला, लंग्स में लेके फिर बाहर निकाला, तो लंग्स के जो वाटर वेपर्स थे वो उनके ऊपर डिपॉजिट हो गए, जिससे पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया, और इतना बड़ा हो गया कि अब ये सभी वेवलेंथ को स्कैटर कर रहा है। सबको स्कैटर करेगा तो कलर वाइट आएगा। ठीक है, तो स्कैटरिंग तो होती है, पर स्कैटरिंग से कलर आपका वाइट भी आ सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब यहाँ पर स्काई ब्लू है, क्लियर है, तो इसमें डस्ट पार्टिकल नहीं है, इसमें ज़्यादा छोटे पार्टिकल हैं, डस्ट से भी छोटे। उतने छोटे पार्टिकल किसको स्कैटर कर पाते हैं? ज़्यादा ब्लू लाइट को। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर विब ग्योर में तो ब्लू से भी छोटा वायलेट होता है, तो वायलेट ज़्यादा स्कैटर होना चाहिए। तो यस, वायलेट ही ज़्यादा स्कैटर होता है, पर हमारी आइज़ वायलेट कलर को उतने अच्छे से नहीं देख पाती। वायलेट भी हमें ब्लूइश ही दिखता है। तो एक्चुअली जो ज़्यादा स्कैटर होता है वो वायलेट है, पर हमें वो ब्लूइश दिखता है। ठीक है, तो इसलिए क्लियर डे पे स्काई ब्लू दिखता है, क्योंकि ब्लू वाली वेवलेंथ ज़्यादा स्कैटर हो रही हैं। यहाँ पर क्या है? डस्ट भी है, पॉल्यूशन भी है, तो थोड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, स्मोक भी होगा। तो बड़े पार्टिकल्स ब्लू को भी स्कैटर कर रहे हैं, रेड को भी कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। सबको करने की वजह से क्या हो रहा है? कलर वाइट सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स बीच में होने की वजह से क्या, लाइट जो इस इंडिया गेट से लाइट आपकी तरफ आ रही है, वो लाइट क्या हो रही है? उन पार्टिकल से कोलाइड करके स्कैटर करके इधर उधर चली जा रही है। इसीलिए आपको ये इमेज प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रही। यहाँ क्या है? बीच में जो एयर है उसमें डस्ट वगैरह कुछ नहीं है, तो जो लाइट आ रही है सीधा आपकी आइज़ पे पड़ रही है, इसीलिए आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यही होता है जब आप फॉग में ड्राइव करते हैं, तो आपके सामने जो फॉग है वो सामने से आने वाली लाइट को स्कैटर करके इधर उधर भेज देता है, जिससे लाइट आपके पास, आपकी आइज़ तक क्लियरली नहीं पहुंचती। तो आपकी जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, जिससे आपकी ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं फॉग की वजह से। तो आई गेस टिंडल इफेक्ट इज़ क्लियर कि पार्टिकल का साइज़ कितना होगा उस पर डिपेंड करता है कि जो लाइट स्कैटर होगी वो किस वेवलेंथ की होगी और आपको कैसा कलर दिखेगा। तो नेक्स्ट लिखिए, इफ़ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर्ड लाइट मे इवन अपीयर वाइट, कि अगर सारी की सारी वेवलेंथ स्कैटर हो गई तो वाइट कलर दिखाई देता है।
तो अब हम थोड़ी एक्सप्लेनेशन इनकी पढ़ लेते हैं कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई के लिए जो आप लिखेंगे एग्जाम में वो क्या लिखेंगे। देखिए, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं एयर के मॉलिक्यूल्स। दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। तो छोटे पार्टिकल से छोटी छोटी वेवलेंथ स्कैटर होती हैं, और सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी होती है? वायलेट और ब्लू। तो वायलेट भी आपको ब्लू ही दिखती है, ठीक है। तो हमें ब्लू एंड वाली ज़्यादा स्कैटरिंग होने ही लगती है वहाँ पे, ठीक है। देन द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, तो रेड वाले की उतनी स्कैटरिंग नहीं होती, इतनी ब्लू की होती है। ओके, तो आप यहाँ पे हैं, और जो भी एटमॉस्फेयर है आपके आसपास, जो लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ से जो लाइट आ रही है, इसका जो रेड कंपोनेंट होगा वो तो पहुँच रहा है, ठीक है, आपकी आइज़ तक नहीं। ये लाइट पड़ रही है ज़मीन पे, ये लाइट पड़ेगी ज़मीन पे, तो जो रेड कंपोनेंट होगा वो तो पहुँचेगा। जो ब्लू कंपोनेंट होगा वो यहीं से स्कैटर कर जाएगा चारों तरफ ज़्यादा। रेड कम स्कैटर करेगा, ठीक है। तो रेड कंपोनेंट कम स्कैटर कर रहा है तो ज़्यादा आगे तक जाता है। ब्लू स्कैटर कर जाता है चारों तरफ, तो चारों तरफ जब ब्लू स्कैटर करता है, इसकी वजह से चारों तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है दैट इज स्काई, दैट अपीयर्स ब्लू इन कलर, ठीक है। तो व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर द फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर द ब्लू कलर मोर स्ट्रांगली देन द रेड। दिस स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आइज, इसलिए हमें सब कुछ ब्लू दिखता है एटमॉस्फेयर में। अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता अर्थ का, तो जो लाइट आती है वो डायरेक्टली पूरी की पूरी आती, कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। जब कोई स्कैटरिंग होगी नहीं तो आपको ना ब्लू दिखेगा, ना रेड, ना कुछ भी नहीं दिखेगा। तो मतलब क्या होगा? स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क। तो मतलब अगर आप मून पे चले जाएं, मून का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो मून से जब आप देखते हैं आंख उठा के चारों तरफ, क्या दिखता है? डार्क, क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से ब्लू दिखता है। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो सब कुछ डार्क दिखेगा। और अगर आप किसी एरोप्लेन में बहुत ही ज़्यादा हाइट पे उड़ रहे हैं, ठीक है, तो स्काई अपीयर्स डार्क। तो बहुत हाइट पे उड़ रहे हैं तो हाइट पे भी जाके एटमॉस्फेयर क्या होता है? बहुत ही थिन हो जाता है। तो वहाँ भी स्कैटरिंग जो है बहुत कम होती है। तो कम स्कैटरिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हाइट पे उड़ने वालों को भी स्काई कैसा दिखता है? डार्क दिखता है, ठीक है। तो ये वाले पैराग्राफ आपने पढ़ के अच्छे से एग्जाम में इसी के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज द एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के थ्रू हम समझ सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट में होता क्या है, या जो स्कैटरिंग है उसमें क्या होता है। ओके, अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, पहले यहां पर एस पे हमने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, ठीक है। उस सोर्स ऑफ लाइट को एक कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू पास किया, तो ये लेंस आ गया L1। उसके आगे क्या था? ये एक ग्लास का कंटेनर है जिसमें पानी है, क्लियर, बिल्कुल साफ पानी। तो लाइट बिल्कुल इसके थ्रू पास कर जाएगी। यहाँ पर आपने कार्डबोर्ड रखा है, कार्डबोर्ड में एक छोटा सा सर्कुलर होल किया है, उसके आगे जो लाइट पड़ रही है वो आगे फिर से लेंस के थ्रू होके कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ जो आपको स्टार्टिंग में कलर दिखेगा, जब लाइट, वाइट लाइट, मतलब आपने मान लीजिए यहाँ पर टॉर्च रखी है, तो वाइट लाइट जब पास करेगी पानी के थ्रू पूरे पास कर जाएगी। मान लीजिए आपने पानी का ग्लास रखा है और यहाँ पर आपने टॉर्च रखी है, तो जो भी वाइट लाइट आएगी वो दूसरे एंड पे जो भी सरफेस होगा उस पर वाइट दिखेगा आपको बिल्कुल, ठीक है। ये कन्वर्जिंग लेंस क्यों रखा है? ताकि लाइट इधर उधर ना बिखरे, फोकस होके एक पॉइंट पे जाए, ताकि आपको कलर जो है वो ज़्यादा क्लियर दिखें। अब क्या करना है? अब इस पानी में आपने डालना है 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट। क्या डालना है? 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट, दैट इज Na2SO3 हाइपो सॉल्यूशन, ये डालना है। इसको डालते ही क्या होगा, यहाँ पर जो सल्फर है वो धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होने लगेगा, ठीक है। सल्फर के पार्टिकल्स बनने लगेंगे यहाँ पे, ठीक है, मतलब अलग होने लगेंगे। अब सल्फर के पार्टिकल जब धीरे धीरे बनेंगे तो स्टार्टिंग में बहुत छोटे होंगे, जब बनना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे उनका साइज बढ़ता जाएगा। जब बहुत छोटे होंगे तो वाइट लाइट का कौन सा कंपोनेंट स्कैटर करेंगे? छोटा वाला, दैट इज ब्लू,
तो ब्लू कंपोनेंट अगर स्कैटर कर दिया तो आप यहाँ पर खड़े हैं, ये लाइट ऐसी जा रही है, आप इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बाहर की तरफ खड़े हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, या तो उस तरफ होंगे या इस तरफ होंगे। तो आपको ये जो ब्लू लाइट चारों तरफ स्कैटर होगी, आपको क्या दिखेगा? ब्लू। तो आपको ये जो सॉल्यूशन है ये धीरे धीरे ब्लूइश दिखेगा, ब्लू तरह से ग्लो करेगा, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक इमेज दिखाई थी, ठीक है। यहाँ पर भी यही हो रहा है, एग्जैक्टली यही हो रहा है, बिल्कुल सेम चीज़, ठीक है। यही एक्सपेरिमेंट आपको वो एक्टिविटी में करने को बोल रहे हैं, तो आपको ब्लू दिखेगा। अब अगर ब्लू वाला कंपोनेंट स्कैटर ही हो गया तो जो लाइट आगे निकली क्रॉस करके, उसमें ब्लू ज़्यादा होगा या कम होगा? डेफिनेटली बहुत कम होगा, क्योंकि वो तो स्कैटर हो गया मैक्सिमम। तो ये जो लाइट आगे निकल रही है, इसमें रेड वाले कंपोनेंट, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ठीक है ना। मतलब अगर हम विबग्योर लिखें तो इसमें येलो, ऑरेंज, रेड वाले कंपोनेंट ज़्यादा होंगे और ये वाले कंपोनेंट ज़्यादा स्कैटर हो चुके होंगे। तो यहाँ पर जो फाइनल इमेज बनेगी वो थोड़ी रेडिश होगी कलर में। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे जो सल्फर के पार्टिकल्स हैं उनका साइज बढ़ता जाएगा। तो जब सल्फर के पार्टिकल्स का साइज धीरे धीरे बढ़ेगा तो वो रेड लाइट को भी स्कैटर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा उसके बाद? जब रेड लाइट भी स्कैटर होने लगेगी, ये पार्टिकल्स जब बड़े होंगे तो रेड भी स्कैटर होगी, थोड़े छोटे पार्टिकल्स होंगे वो ब्लू को भी स्कैटर करेंगे, ठीक है। तो साइज़ यहाँ पर जो रेड की इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। तो आपको बस ये लिखना है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने हाइपो सॉल्यूशन नहीं बनाया था तो आपको यहाँ पर एग्जैक्टली वाइट लाइट मिल रही थी, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे आपने हाइपो ऐड किया और उसमें सल्फर प्रेसिपिटेट होने लगा तो स्टार्टिंग में आपको कलर धीरे 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 सॉल्यूशन का ब्लूइश दिखा और यहाँ पर धीरे धीरे रेडिश कलर आने लगा। और धीरे धीरे रेड की इंटेंसिटी पहले तो बढ़ेगी, उसके बाद जाके वो थोड़ा कम होना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यही आपको लिखनी है जो एक्टिविटी है एनसीईआरटी की, एज इट इज़ स्टेप में आपको लिख देना है। अब यही रीज़न है कि अगर सनराइज पे या सनसेट पे देखें सन को, उसका कलर ऑरेंजिश रेड क्यों दिखाई देता है? दिखता है ना आपको, जब सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है तो सन का कलर कैसा दिखता है? ऑरेंजिश रेड। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सनसेट के टाइम पे यहां पर है, सन रेज ज़्यादा ट्रैवल करती हैं एटमॉस्फेयर में। जब ज़्यादा ट्रैवल करेंगी तो ब्लू वाला कंपोनेंट तो स्कैटर हो चुका होगा, ब्लू वाला कंपोनेंट स्कैटर हो चुका होगा तो आपकी आईज तक जो पहुंचेगा कंपोनेंट वो कौन से होंगे? येलो, ऑरेंज, रेड, जिनका मिला जुला इफेक्ट क्या आएगा? रेडिश ऑरेंज दिखता है आपको सन। पर भरी दोपहर में, दोपहर के 12 बजे, 2 बजे कैसा दिखता है सन? येलोइश दिखता है, ठीक है। या तो वाइट दिखेगा या येलोइश दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब आपके सीधा ऊपर है, डायरेक्टली ओवरहेड है सन, तो लाइट जो आ रही है वो एटमॉस्फेयर में बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। और आपकी आईज में ऑलमोस्ट ये परपेंडिकुलर गिर रही है ना इसके ऊपर, तो इसकी जो स्कैटरिंग है वो बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो ब्लू जो स्कैटर हुआ वो बहुत कम हुआ, तो जो आपकी आईज तक पहुंचेगा उसमें ब्लू थोड़ा कम होगा पर स्टिल काफ़ी होगा ब्लू। तो ओवरऑल जो उसका रिजल्ट है कलर का वो येलोइश या येलोइश वाइट की तरफ ज़्यादा होगा, ठीक है। पर सनसेट होते होते या सनराइज होते होते ज़्यादा देर तक रेज को एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लू काफ़ी ज़्यादा स्कैटर होकर निकल जाता है। तो आपकी आईज तक जो पहुंचती है वेवलेंथ वो ज़्यादा रेड और ऑरेंज और येलो की होती हैं, जिनका कंबाइंड इफेक्ट आपको मिलता है रेडिश ऑरेंज। तो ये रीज़न के कलर ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट क्यों चेंज होता है। ओके, तो आई थिंक दैट कंप्लीट्स द एंटायर टॉपिक। एंड फाइनली जाते जाते एक बार हम देख लेते हैं कि व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस पर्टिकुलर लेसन, ठीक है। अ क्विक वे टू रिवाइज कि स्टार्टिंग में हमने आई के बारे में पढ़ा कि रेटिना होता है, आइरिस होती है, आइज़ के ऊपर जो लाइट पड़ती है वो 2 डायमेंशनल इमेज बनाती है और पीछे ब्रेन जाके उसको 3D फील देता है, ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ आई, हमारा जो आई लेंस है वो क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। तो वो नज़दीक की चीज़ों पे या दूर की चीज़ों पे फोकस करने के लिए अपनी शेप चेंज करता रहता है, अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता रहता है, और इस एबिलिटी को कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई।
स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जिस पे हमारी आईज बिल्कुल क्लियरली देख सकती हैं चीज़ों को, ठीक है। एक नॉर्मल आई, नॉर्मल मतलब अगर आप दिन में 12 घंटे कंप्यूटर पे बैठ के टीवी पे बैठ के काम करते हैं तो आपकी आईज नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो एक नॉर्मल हेल्दी आई कितने डिस्टेंस पे क्लोजेस्ट साफ देख सकती है? 25 सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड नियर पॉइंट। और कितना दूर तक साफ देख सकती है? इन्फिनिटी। तो फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर फॉर अ हेल्दी आई। कॉमन रिफ्लेक्टिव डिफेक्ट्स क्या क्या है? मायोपिया, दैट इज नियर साइटेडनेस, नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती। देन हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, दूर की चीज़ें क्लियर दिखती हैं, नज़दीक का नहीं दिखता। देन प्रेस्बियोपिया, एज के साथ धीरे धीरे लेंस हमारा रिजिड हो जाता है, क्रिस्टलिन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत नज़दीक की चीज़ें भी नहीं दिखती और बहुत दूर की चीज़ें भी साफ साफ नहीं दिखती, ठीक है। तो आई लूजेज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन एट ओल्ड एज, जिसके लिए बाईफोकल लेंस यूज़ करना पड़ता है। जब लाइट को, वाइट लाइट को उसके 7 कंपोनेंट में तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। जब पार्टिकल्स के थ्रू टकरा के लाइट स्कैटर कर जाती है उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड जब कोलाइडल पार्टिकल से स्कैटरिंग होती है तो उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, और इसकी वजह से ब्लू कलर आता है स्काई का, और रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। So that is all for this lecture. Thank you. Have a nice day.